हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव बिंदल। डॉक्टर बिंदल पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश भाजपा के महासचिव हैं। डॉक्टर बिंदल, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हर एक इंसान जन्म के बाद बड़ा होता है, बचपन उसका निकलता है, पढ़ता है, किसी प्रोफेशन में जाता है, तो आपका जीवन कैसे शुरू हुआ है? मैं सौभाग्यशाली हूँ, स्वर्गीय वैद्य बाल मुकुंद जी के घर पैदा हुआ और बचपन से चिकित्सा और समाज सेवा, दो ही विषय मुझे परिवार से मिले और चिकित्सा शिक्षा कुरुक्षेत्र से प्राप्त की, GAMS मैंने की और उसी से जीवन आगे बढ़ना शुरू हुआ। और जो मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया, वहाँ से आगे बढ़ते हुए और संघ के बहुत सारे दायित्व निभाने का सुअवसर मेरे को मिला। जहाँ तक मुझे याद है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आप कॉलेज में ही थे कुरुक्षेत्र में और आप भी जेल गए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता उन दिनों में हुआ करता था और कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, संघ के बहुत सारे काम देखता था। तो जैसे ही आपातकाल लगा तो हमने उसका विरोध संघ के मार्गदर्शन पर किया और मीडिया पर उस समय टोटल प्रतिबंध लग गया था और एक ड्यूटी हमें संघ के माध्यम से मिली कि आपको और चोरी छिपे से खबरें छापनी है और खबरों को छाप करके घर घर पहुंचाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। खबर को छापना यानी इमरजेंसी के अंदर सबसे बड़ा पाप माना जा सकता है और हमको वो दायित्व मिला। उसके अंदर ही पुलिस ने हमको अरेस्ट किया और हमारे ऊपर डिफेंस इंडिया रूल करके एक केस बनाया जिसके अंतर्गत मुझे करनाल की जेल में अनेक महीने रहने का मौका मिला। बाद में हम ये समझें कि ये दौर फिर चला और फिर धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश हुआ। अब तो ट्राइबल एरियाज में भी रहे। वैसे तो जो उस समय की स्थिति थी जब हम जेल से बाहर निकले, उस समय बहुत बड़ा एक राजनीतिक माहौल जनता पार्टी के पक्ष में था और मैं उस समय हरियाणा जो लोकतांत्रिक युवा मोर्चा उस समय खड़ा हुआ था उसका स्टेट का पदाधिकारी था। परंतु इसी बीच में संघ ने हमको सेवा के क्षेत्र में जाने के लिए प्रमोट किया और जो देश के आदिवासी क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर कैसे चिकित्सा के माध्यम से सेवा की जा सकती है, अपने वो लोग जो समाज की मुख्य धारा से कट रहे हैं उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में डाला जा सकता है, उसके लिए। आप तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जी और मैंने देखा आपको सोलन में लाइनों में लोग खड़े हैं और एकाएक फिर आप सोलन नगर परिषद में चले गए, वहाँ के अध्यक्ष बन गए 1995 में। हाँ ठीक है, आपने सही कहा। मैंने 1983 में और अपना निजी जीवन चिकित्सा के साथ शुरू किया और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें मुझे मिला। साथ ही हिमाचल प्रदेश में सेवा की नींव कैसे खड़ी हो सकती है उसके लिए कल्याणाश्रम नाम से एक संस्था खड़ी की। मैंने 1995 में नगर पालिका सोलन का पहला चुनाव लड़ा। बस वो पहला कदम भी हो गया आपका। हाँ, उस समय नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला और सोलन में कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें करने का सुअवसर हमको। 2000 का बाई इलेक्शन हुआ, आप पहली बार जीते, फिर 2003 में जीते, फिर 2007 में सोलन से ही जीते, 3 चुनाव। और सोलन जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस की कंस्टिट्यूंसी या गढ़ कहा जा सकता है और फिर आपका चुनाव क्षेत्र रिजर्व हो गया और आप चले गए नाहन सिरमौर ज़िला में और 2012 का चुनाव आपने वहाँ से भी जीत दिया। कोई मोहिनी मंत्र तो नहीं रखते आप अपने पास? जैसा शर्मा जी आप कह रहे हैं, बहुत मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सोलन में
3 बार सरकार कांग्रेस की लगातार बनी इस बार चुनाव और जीतना, क्योंकि मुझसे पहले कोई भी विधायक ऐसा नहीं हुआ जिसने तीसरी बार चुनाव जीता हो। दूसरी बार जीतने वाला भी एक ही व्यक्ति रहा और वो भी टॉपल हो गया। तो 3 बार चुनाव जीता और सच में हिमाचल की जनता का, सिरमौर की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बाहर से जाकर के स्वीकार किया और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मुझे वहाँ भी जिताया। अब मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको और ये मान कर के जब हम चलते हैं कि समाज ने हमको कोई दायित्व दिया है, वो दायित्व पूरा करना, उसको पूरा दिलो जान के साथ पूरा करना, ये हमारी ड्यूटी है, तो रिस्पांस कुछ और आता है। जब हम इसको ये मान करके चलते हैं कि यार ये आ गया, भला टालने वाली बात है, आज इसने काम बता दिया, आज उसने काम बता दिया, यानी उसमें आनंद लेना, समाज ने हमको कोई दायित्व दिया, ये मैं समझता हूँ कि हमने सोलन में जो ट्रायल किया, जो प्रयोग किया, पहले नगर परिषद में और उसके हाँ। ये कहना चाह रहे शायद। बिल्कुल, जब नगर परिषद में थे तो उसकी चिंता की, सवेरे 6 बजे से रात को 9 बजे तक उनकी चिंता करना। जब हम और विधायक बन गए, विधायक क्षेत्र में आ गए, तो किसान की हम कैसे चिंता कर सकते हैं, शहरी की कैसे चिंता कर सकते हैं, सोलन को हिमाचल के और बड़े मैप पर कैसे ला सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, रोजगार जनरेशन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, इन पहलुओं को जब हमने गंभीरता से चिंतन किया और प्रत्येक व्यक्ति की चिंता ये अब पार्टी पॉलिटिक्स करते हुए जब किया, हमको उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और डॉक्टर बिंदल के साथ बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जगत प्रकाश नड्डा के रूप में एक नए युग का पार्टी में उदय हुआ है, इस तरह ऐसी बातें लोगों के अंदर आ रही हैं। तो हम मान लें कि आपके अंदर पार्टी में गुटबाजी नहीं है, धड़ेबाजी नहीं? गुटबाजी का तो सवाल ही नहीं है, हमारी ताकत बढ़ी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर बिंदल, हमने आपके जीवन के बारे में, जीवन की शुरुआत के बारे में, कॉलेज के बारे में और थोड़ा चुनावों के बारे में बात कर ली है। सीधे सीधे राजनीति पे आते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही तेज़ तर्रार नेता माने जाते हैं और जनता के ऊपर आपकी पकड़, पैठ बहुत ज़्यादा मानी जाती है। 2012 में आमतौर पर कहा जा रहा था कि भाजपा रिपीट करेगी। ऐसा क्या हो गया कि वो बात हो नहीं पाई और कांग्रेस सत्ता में आ गई? आपने सही कहा, जो हिमाचल प्रदेश का पूरा सिनेरियो था वो ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी की श्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी जी, उसने प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया था, और चाहे वो किसान था, बागवान था, मजदूर था, सड़कों का काम था, पानी का काम था, और बहुत सारी ऐसी यूनिक योजनाएं चलाई थी। जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग था, अटल स्वास्थ्य सेवा आज भी 108 के नाम से चल रही है, बेटी है अनमोल योजना, जिस योजना के ऊपर स्वास्थ्य महकमे के वजीर थे। ऐसे इतना बेहतरीन काम हुआ था कि लगता था कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी। वो सरकार 40, 42, 38 तो दूसरे जिले में भी जाके जीत गए, लेकिन सत्ता नहीं आई ना, सत्ता में नहीं लौटे। परंतु ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम सरकार नहीं बना सके, मेजॉरिटी से हम नीचे रहे। कुछ पहलू जो मुझे समझ में आते हैं राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पर, उसमें कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी का आपसी तालमेल में कमी रही, उसको हमें स्वीकार। वो कमी आज भी जारी है कि अब चीजें बिल्कुल ठीक हैं? उसके बाद तो एक और बड़ा एसिड टेस्ट हो गया। उसके बाद हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और पार्लियामेंट के चुनाव तो मोदी जी के नाम पे जीते ना? नहीं, मोदी जी का नाम महत्वपूर्ण है, सारे देश में जीते भाई।
परंतु हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परसेंटेज ऑफ वोट है और स्ट्रेट फाइट है, यहाँ थर्ड एंगल कोई भी नहीं था, उस स्ट्रेट फाइट के अंदर 68 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारी भरकम लीड लेकर के आना, बाई इलेक्शन का साथ में जीतना, यहाँ ये कांग्रेस का हमारा सत्ता में होना सत्ता उसके में। बावजूद और ये कहना चाहते हैं? ऐसा तो आज तक हिमाचल के इतिहास में हुआ कि पार्लियामेंट का चुनाव सिटिंग जो हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं उनके साथ चला जाता है, परंतु विपरीत हुआ और पहली बार ऐसा हुआ। एसिड टेस्ट हो चुका, राजनीतिक परंपरा तो यही यानी है। जनता उस समय भी बीजेपी को सरकार देना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में, हमारी व्यवस्था में कमी रही, जिसके कारण हम सत्ता में नहीं आ चलिए, सके। अब आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है। मैं पीछे की अगर कुछ समय की बात करें तो जिस तरह बूथ स्तर के ऊपर हमारा काम होना चाहिए उसके ऊपर बहुत आगे बढ़े। बूथ हमारा मजबूत हो, बूथ पर कार्यकर्ता मजबूत हो। हमारा सदस्यता अभियान बहुत अच्छा हुआ, लगभग 15 लाख 14 लाख सदस्य बनाने में कामयाबी हुई। उसके बाद महासंपर्क अभियान चल रहा है, प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। संगठन के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से आगे प्रदेश भाजपा निकली। के आप महासचिव हैं जी इस समय, जी। तो क्या ऐसा बदलाव आप सोच रहे हैं कि आ रहा है पार्टी में कि आगे चल के 2.5 साल बाद आप वीरभद्र सिंह सरकार को गिरा दोगे और भाजपा सत्ता में आ जाएगी? बहुत सारे पहलू हैं। आपका प्रश्न बहुआयामी है। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर के ऊपर बहुत मजबूत हुई है। नीचे बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो हमारी रचना है वो रचना पहले से बेहतर हुई है, नंबर एक। दूसरा, उस रचना के सारे विंग इंडिपेंडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर से भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, वो बहुत पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगला पॉइंट ये कि मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने के बाद प्रदेश का जो उत्साहवर्धन है वो और ज़्यादा अधिक है। और तो मोदी सरकार के ऊपर ही उंगलियां उठ रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, व्यापम, बंकजा मुंडा, इस तरह की बातें हो रही हैं। आज डॉक्टर साहब स्थिति डिफरेंट है। कांग्रेस 44 पर आकर के खड़ी होगी, दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और उनको अपनी धरती तलाशने के लिए कुछ ऐसे इल्जामात लगाने की जरूरत पड़ रही है जिनका कोई आधार नहीं। अच्छा, जो कांग्रेस इल्जाम लगाती है वो झूठे है, जो आप लगाते हो सच्चे, ऐसे कैसे? अंतर है, बहुत अंतर है। आज अगर जो माननीय वीरभद्र सिंह जी के ऊपर इल्जाम है तो हमने नहीं लगाए हैं, वो तो सीधे सीधे, और सीबीआई के पास मामला है, उन्होंने खुद अपनी रिटर्नें फाइल की हैं, उन्होंने खुद अपने सेब के बगीचों की आमदनी को मल्टीप्लाई करके दिखाया। वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी किया है। ऐसे ही 2.5 साल पहले अरुण जेटली ने यही बात कही थी, अभी रविशंकर प्रसाद ने भी यही बात कही, तो नया क्या है इसमें? कोई नया निकल के नहीं, आया क्या? बिल्कुल नया है। क्या है? यानी वो चीज जो पहले दबा करके रखी जा रही थी, आज उसको सीबीआई दवाई भी उठाएगी। आपकी पार्टी ने, और आपकी पार्टी 1.25 साल से 1 साल से ऊपर से सत्ता में है केंद्र में, उस समय शुरू क्यों नहीं किया? नहीं, वो डे फर्स्ट से कोई भी चीज इस तरह से नहीं शुरू की जानी चाहिए जिसके अंदर किसी को लगे कि भाई हमारे साथ जाति हो रही है या धक्का मुक्की हो रही है। पहले सीबीआई किस तरह से व्यवहार करती थी, आज सीबीआई इंडिपेंडेंट तरीके से व्यवहार करती है। यानी उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का मामला निकला है, हिमाचल के अंदर निकला, उस मामले से बिल्कुल डिफरेंट है। और 24 नई योजनाएं शुरू की हैं मोदी जी ने, और उनका इतना दूरगामी परिणाम होने वाला है और अच्छा, एक हुआ चीज़ है बताइए। बहुत जबरदस्त। हिमाचल की ओर बढ़ता हूँ वापस, जी। क्योंकि मोदी जी की तो आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वीरभद्र सिंह सरकार के ऊपर इल्ज़ाम आप लगाते आ रहे हैं लगातार जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, लेकिन आपकी पार्टी में क्या सब कुछ सही है? जगत प्रकाश नड्डा के रूप में एक नए युग का पार्टी में उदय हुआ है, इस तरह ऐसी बातें लोगों के भी अंदर आ रही हैं, तो हम मान लें कि आपके अंदर पार्टी में गुटबाजी नहीं है, धड़ेबाजी नहीं? डॉक्टर साहब, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे, और ये कहना आज हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात। कहते तो यहाँ से धकेले गए थे उस समय। नहीं, हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी बन गए। नहीं डॉक्टर साहब, हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल का एक
महत्वपूर्ण व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपना स्थान बनाया। पहले माननीय शांता कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और मंत्री बने। पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा अगर जो हिमाचल में किसी को मिला तो माननीय शांता जी को मिला। और इसी प्रकार से आज नड्डा जी को केंद्र के अंदर एक मंत्री का दर्जा मिला। गुटबाजी का तो सवाल ही नहीं है, हमारी ताकत बढ़ी है। कांग्रेस में प्रेम गुटबाजी कुमार है? धूमल, हमने तो गुटबाजी की बात ही नहीं की। कांग्रेस की तो हालत ही है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। वहां तो खिचड़ी ऐसी हालत खराब हो गई है, ये कहना मुश्किल हो गया कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्री चलाएगा, इसका भी डिसीजन करना मुश्किल हो गया। एक मंत्री दूसरे के मंत्री के विभाग के अंदर बोलता है कि उसमें गड़बड़ है, वो बोलता नहीं तेरे विभाग में गड़बड़ है। अरे कहाँ की बात कर रहे हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होकर के खड़ी हुई है। जहां हमारे पास प्रदेश के अंदर प्रेम कुमार धूमल जैसा नेतृत्व है, वहीं हमारे पास केंद्र में श्री जगत प्रकाश नड्डा जैसा नेतृत्व है। माननीय शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठ नेता, उनका मार्गदर्शन लेकर के पार्टी। यहाँ पर हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, छोटा सा ब्रेक लेने पहले फिर बात करते हैं। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौटते हैं। लेकिन शांता कुमार के नाम पे आप चुप क्यों रहे? सार्वजनिक लेकर के आना वो शायद संगठन के हित में नहीं है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर बिंदल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने प्रोफेसर धूमल की बात भी की, हमने नड्डा की बात भी की, लेकिन शांता कुमार के नाम पे आप चुप क्यों रहे? मैं तो बिल्कुल चुप नहीं था। शांता कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहता है और उनका मार्गदर्शन का उपयोग पार्टी कर रहे हैं। अभी अभी शांता कुमार जी ने एक पत्र हाल ही में भेजा अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनको कई उन्होंने मुद्दे उठाए, जहां उन्होंने तारीफ भी की मोदी सरकार के जो अच्छे काम हुए, तारीफ भी किया, साथ में कई प्रश्न भी खड़े किए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह के मुद्दे उठाए उन्होंने कि पार्टी कार्यकर्ता शर्म से उनका सिर झुक गया है, या पार्टी जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। तो ये पत्र सार्वजनिक मुझे हो लगता गया है कि माने शांता जी जिस स्तर के व्यक्ति हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी के अध्यक्ष को या और नेताओं को वो चर्चा करते हुए सुझाव दे सकते हैं और उनका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। मामले तो गंभीर उठाए। परंतु सार्वजनिक लेकर के आना वो शायद संगठन के हित में नहीं है। क्या ये अनुशासनहीनता है? उसके दायरे में आएगा? इसके बारे में तो तय करने का अधिकार मुझे नहीं है, परंतु हमारे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। मेरा ओपिनियन कुछ हो सकता है, हमारी पार्टी में जो भिन्न व्यक्ति हैं उनका ओपिनियन कुछ हो सकता है। हम लोग आपस में चर्चा करके बहुत सारे विषयों के ऊपर वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। परंतु स्वाभाविक है कि हम उन परिवार के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं। और ये बात पूरा जीवन भर हमारे वरिष्ठ लोग हमें पढ़ाते आए हैं, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए, ऐसा मानते हैं। अब एक और चीज़ देखिए, शांता कुमार पंजाब के प्रभारी रहे और पंजाब के एक पूर्व मंत्री जो वर्तमान में विधायक भी हैं, भाजपा नेता मनोरंजन कालिया, उन्होंने शांता कुमार के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी। तो ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? ना तो एक को ना कुछ दूसरे को, जो भी कुछ कहना है वो पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होनी चाहिए। पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यही एकमात्र माध्यम है और यही बात हमको बड़े लोगों ने सिखाई। और कहीं ऐसा तो नहीं कि शांता कुमार इसलिए नाराज हैं या उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन रहे, 75 साल की जो आयु वर्ग उसमें सीमा में आ गए, उससे बाहर चले गए? राधा, एक व्यक्ति का स्तर होता है, एक व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रीय राजनीति के चरम शिखर के ऊपर रहने के बाद केंद्र में मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई बात होगी और होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है। चलो राज्य की बात करते हैं। आपने हाल में एक चार्जशीट मौजूदा सरकार के खिलाफ दी, वीरभद्र गवर्नमेंट के खिलाफ दी।
तो ये कोई ऐसा तो नहीं लगता आपको ये रिवायत बन गई है, कांग्रेस आती है तो हर साल वो दे देती है भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा विपक्ष में होती है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ दे देती है, तो ये रिचुअल है कि सच्चाई भी होती है, इसमें क्या फॉर्मेलिटी है? आपकी बात में कुछ वजन दिखता है मुझे। इस प्रकार की चर्चा, सोच एक वैचारिक व्यक्ति के मन में जाने लगी है, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग विचार करते रहे, चिंतन करते रहे, हमने अन्य प्रकार के तरीके अडॉप्ट किए, हम विधानसभा के प्लेटफॉर्म के ऊपर और एडजॉर्नमेंट मोशंस को लेकर के आए, हमने पब्लिक डिबेट बनाने का प्रयास किया। हमारा ये कहना है कि व्यक्ति और सरकार जब असली मुद्दों को समझने से परे हट जाए तो कहीं ना कहीं उसको ठोक बजा करके और सामने लाने की आवश्यकता है। अब मुद्दे ऐसे हैं, इस समय वन माफिया काम कर रहा है, रेत माफिया, खनन माफिया काम कर रहा है, शराब माफिया काम कर रहा है, टेंडर हो जाते हैं, सब कुछ विपक्ष में होती है वो भी ऐसे कहती है, ऐसा नहीं है। अब बताइए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि टेंडर हो गए और उसके बाद ये तय हो गया कि जो पुराने व्यापारी हैं उनको जाएगा और उसके बाद एक हफ्ते के बाद नए टेंडर होने हैं, उसके बाद तय हो जाता है कैबिनेट के अंदर, बाद में बात आती है कि नहीं पुराने वालों को दिया जाएगा। क्या हुआ है अंडर द टेबल, क्या हुआ है, किस प्रकार से माफिया ने काम किया। इतना ही नहीं सर, आज तो ये नीचे से ऊपर तक, आज मैंने प्रेस के अंदर बताया, हम जो कह रहे हैं वो आज अधिकारी कहने लगे हैं। आईएएस ऑफिसर यहाँ से निकल करके छोड़ करके भाग रहे हैं, दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, एक एक आईएएस अधिकारी के पास 6-6 विभाग दिए हुए हैं। बताइए, मैं एक कहना चाहूंगा कितने नंबर देते हैं आप सरकार को 2.5 साल के कार्यकाल? अरे माइनस में जा रहे हैं नंबर। आप 2.5 साल के अंदर नंबर देने की बात कहते हैं, अगर ये नंबर दिए ना आपने। माइनस की स्थिति इतनी गंभीर है, हम प्रदेश को लेकर के बहुत आगे जा रहे थे, इतनी नई योजनाएं आई थी, किसानों के लिए योजना आई, बागवानों के लिए योजना आई, धूमल सरकार ने, पर सरकार तो नहीं आई ना। सरकार नहीं आई, वो एक राजनीतिक पहलू है, परंतु प्रदेश का जहां अहित हुआ है वर्तमान सरकार के द्वारा, वो सारे नेगेटिव नंबर हैं। किसान परेशान हो गया, बाढ़ राहत के नाम के ऊपर लोगों को कुछ नहीं मिला, बंदरों के बारे में बड़ी भारी लंबी चौड़ी बातें की कि हम बंदरों को समाप्त कर देंगे, और उसको लेकर के किसान ने इनको वोट दिया। और कहना चाहूँगा, युवा, एक इतनी बड़ी तकरीर, इतनी बड़ी तहरीर हुई, युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लिख करके दिया। अब 3.25 साल हो गए। सरकार के समय में तत्कालीन मंत्री, राजस्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत एफिडेविट ले लिए किस किसका कब्जे नियमित करेंगे, वही फंस गया सब। डॉक्टर राजन सुशांत जी की बात मत करें। okay? डॉक्टर राजन सुशांत जी एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व हैं। वो कब क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, वो भाजपा में होंगे तब क्या कहेंगे, आप पार्टी में होंगे तब क्या कहेंगे, कांग्रेस में जाएंगे तब क्या कहेंगे, कल को कम्युनिस्ट पार्टी में होंगे, उनकी बात तो मैं नहीं कह सकता। 2.5 साल बाद मान लीजिए आपकी सरकार आती है, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? नड्डा होंगे, धूमल होंगे, आप होंगे, कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। आज 14 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे लिए मुख्यमंत्री तय करना ये समस्या का विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हिमाचल प्रदेश में और 2 लोगों ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें माननीय शांता कुमार जी, माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, और दोनों ने अपने कार्यकाल के अंदर, अब कौन होगा? और अभी एट प्रेजेंट में प्रेम कुमार धूमल जी ने जिस तरीके के साथ प्रदेश को नरिश किया है, आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते सब जगह घूम करके काम कर रहे हैं। केंद्र ने डिसाइड करना है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते हमारा दायित्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में ला करके हिमाचल प्रदेश को उनके अधिकार दिलवाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, इस दिशा के डॉक्टर बिंदल, आगे आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद, ईटीवी का भी बहुत धन्यवाद, और अपने सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।